हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री IQ। सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में EENG 5121 यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का 2020 to 21 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट सी एंड पार्ट डी ऑफ EENG 5121। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, ताकि मैं आपको और ऐसे पेपर सॉल्विंग वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ वाटर इरोजन। जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन हमने पार्ट बी में देखा था और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसके मैकेनिज्म को पार्ट सी में देखेंगे। लेट्स सी इट कि वाटर इरोजन होता कैसे है। ठीक है, वाटर इरोजन इज कोज्ड बाय two main forces, raindrop impact and flowing water. Raindrop can both destroy soil aggregates and transport soil small distances. Then flowing water transport this detached particle downhill. The size of particle transported increase with kinetic energy of the water. देखो, जो वाटर इरोजन है ये दो कारण से होता है या फिर दो फोर्स से होता है। एक रेन ड्रॉप इम्पैक्ट, मतलब कि रेन ड्रॉप जो हमारे लैंड पे पड़ता है उस पे, और दूसरा फ्लोइंग वाटर यानी कि जो वाटर बह रहा है उससे। दोनों में ही क्या होता है, जो सॉइल की एग्रीगेशन है, मतलब जो सॉइल एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ये चीज़ क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और हमारा जो सॉइल का मॉलिक्यूल है वो एक स्मॉल डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर जब ये पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है, ये नीचे की ओर फ्लो करने लगते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, यानी कि ये मूवमेंट करते हैं और फिर एक जगह पे स्टोर होने लगते हैं। ठीक, तो ये कैसे होता है, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉप सॉइल है ना, ये क्या है, हमारा एक्सपोज टॉप सॉइल, मतलब हमारे सॉइल का अपर लेयर। रेन ड्रॉप इस पे पड़ा है ना, तो जब रेन ड्रॉप यहाँ पे हिट करेगा तो क्या होगा, हमारे सॉइल की पार्टिकल्स यहाँ से उठेंगी, है ना। उठने के बाद क्या होगा, जब वाटर फ्लो होगा तो सॉइल की पार्टिकल्स भी उसके साथ फ्लो होंगी, है ना। अब जब पार्टिकल सॉइल के साथ फ्लो हो रहे हैं तब फिर क्या होता है, एक जगह पे ये पार्टिकल डिपोजिशन हो जाता है। हमने पढ़ा था जो सैंड ड्यून का फॉर्मेशन है ना, ये क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे सॉइल का। और ये क्या है, हमारा स्लोप्ड सरफेस पे मेनली होता है ना, क्या है, स्लोप्ड सॉइल सरफेस है। ठीक, तो ये मैकेनिज्म होता है हमारे वाटर के इरोजन का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किन किन कारणों से होता है। सबसे पहला, रेनफॉल या फिर फ्लडिंग, हायर इंटेंसिटी ऑफ रेन स्टॉर्म, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, लॉगिंग एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, हैवी विंड्स, लॉज ऑफ एरेबल लैंड। सबसे पहले जो रेनफॉल होता है या फिर जो फ्लडिंग होता है, फ्लडिंग मतलब वाटर जो इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये रेनफॉल और फ्लडिंग के कारण होता है हमारा सॉइल इरोजन। फिर जो रेन स्टॉर्म्स हैं, मतलब जो तेज़ी से जो क्या बोलते हैं, तेज़ी से जो रेन होता है हमारा, रेन की जो स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब रेन की हैवी हैवी जो लहर आती है ना, जो स्टॉर्म्स आती हैं उनके कारण होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग उसके कारण भी होता है, क्योंकि वो हमारे सॉइल की एग्रीगेशन को ख़राब कर देता है। जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग के कारण होता है ना। लॉगिंग और माइनिंग, लॉगिंग और माइनिंग तो ऑब्वियस सा रीज़न है। माइनिंग में क्या होता है, हमारे सॉइल में बड़े बड़े से पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, है ना, मतलब क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की डिपोजिशन जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उससे इरोजन होता है। जो रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं ये अपने साथ क्या कर, जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा, क्या होता है, फ्लोइंग वाटर के कारण होता है। तो रिवर और स्ट्रीम अपने साथ जो वाटर फ्लो करती हैं उनके कारण इरोजन होता है। फिर जो हैवी विंड्स होती हैं वो अपने साथ जो सॉइल की अपर लेयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको लेके चलती हैं। ओके, और जो एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड मतलब जहाँ पे हम लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं, उन लैंड का क्या होता है, जब लॉस होता है उससे सॉइल इरोजन होता है। ठीक है,
तो ये क्या हुए, कुछ अलग अलग कॉजेज हुए सॉइल इरोजन के। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है, राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ विंड इरोजन। विंड इरोजन की जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एज एयरबोर्न डस्ट कैन कॉज अस्थमा एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। Agricultural production by stripping away the fertile top layer of soil and organic matter. Wind-blown soil can bury or sandblast pasture, crops and fences, contaminate wool and deposit salt. क्या होता है, जो विंड इरोजन है ना, उससे विंड क्या करेगा, विंड फ्लो हो रहा है मतलब अपने साथ कुछ हार्मफुल जो पॉलेंस हैं या कुछ जो भी हार्मफुल एजेंट्स हैं उनको भी अपने साथ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जिसके कारण क्या होता है, अस्थमा जैसी या फिर दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो फर्टाइल जो सॉइल का टॉप लेयर है ना, जो फर्टाइल लेयर है, वहाँ पे क्या हो सकता है, जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा प्रेजेंट है उसका लॉस हो सकता है। जो पास्चर एरिया होता है या जो क्रॉप होता है, फेंसेस होता है, उन सब में विंड उसको ब्लो करके क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये कुछ क्या हुए, हार्मफुल इफेक्ट हुए विंड इरोजन के। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजिकल एंड एक्सेलरेटेड इरोजन। देखो, दो तरीके के इरोजन होते हैं, एक होता है जियोलॉजिकल इरोजन, एक होता है एक्सेलरेटेड इरोजन। तो इन दोनों इरोजन में हम लोग क्या करना है, डिफरेंस को बताना है कि जियोलॉजिकल इरोजन क्या होता है और एक्सेलरेटेड इरोजन क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजिकल इरोजन। इट इज़ अ नेचुरल लेवलिंग इरोजन process. It wears down hill and mountain and through subsequent deposition of the eroded sediment. The rate of the erosion process alternates exceedingly with both rainfall and the type of material comprising the regolith. The rate of sediment yield is greater in arid region due to rainfall precipitation. In humid areas where the soil is covered by vegetation, the rate of sediment yield is low. जो जियोलॉजिकल इरोज़न होता है ये क्या है, नेचुरल लेवलिंग इरोज़न प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कि ये नेचुरल रीज़न से होता है, ठीक। ये क्या करता है, जो डाउन हिल्स होते हैं मतलब जो स्लोपी एरियाज़ होते हैं, जो माउंटेन्स हैं, है ना, उनमें जो डिपोजिशन होता है, जो भी सेडिमेंट्स हैं उनका जो डिपोजिशन होता है उनके कारण ये इरोज़न होता है, ठीक है। अब ये जो इरोज़न का रेट है ये हमारे रेनफॉल और जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसके हिसाब से वेरी करता है, ठीक। जितना ज़्यादा जो सेडिमेंट रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, इरोज़न होगा, ठीक है। और जितना सेडिमेंट यील्ड अपना लो रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग का इरोज़न लो रहेगा, ठीक। अब दूसरा टाइप का जो इरोज़न है ये है हमारा एक्सेलरेटेड इरोज़न। तो एक्सेलरेटेड इरोज़न क्या होता है, ये मैन मेड इरोज़न है, ठीक है। जैसे कि जियोलॉजिकल इरोज़न में हमने क्या देखा कि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो जो एक्सेलरेटेड इरोज़न है ये मैन मेड प्रोसेस है। अनइंटेंशनल सॉइल मूवमेंट refers mainly to soil loss due to agriculture activities such as land clearing, tillage and long period without vegetation cover. In this process, the soil is rinsed and scoured away quicker than fresh new soil can form by weathering or deposition. Wind erosion is more predominant in arid and regions because of low annual rainfall. जो एक्सेलरेटेड इरोजन है ना, ये क्या होता है, मैन मेड प्रोसेस है सबसे पहला। और इसमें अनइंटेंशनल मतलब हम लोग को पता नहीं होता है कि हमारे इस एक्टिविटी से सॉइल का इरोजन होगा, पर अनइंटेंशनली वो क्या होता है, इरोजन हो जाता है। जैसे कि जो लैंड क्लियरिंग है, टिलेज प्रैक्टिस है ना, या फिर वेजिटेशन कवर हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, इन सब प्रैक्टिस से इस टाइप का इरोजन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, और ये जो है लो रेनफॉल के एरिया में ज़्यादा होता है, ठीक है, एरिड रीजन्स में ज़्यादा होता है हमारा एक्सेलरेटेड इरोजन। अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या है, राइट अबाउट द सुइटेबिलिटी ग्रेडेड बंड। ग्रेडेड बंड हमने पार्ट बी में देखा था, यहाँ पे अपने को उसी के बारे में बताना है। तो जो ग्रेडेड बंड है कॉमनली यूज्ड इन इंडिया आर कंपेरेबल टू नैरो बेस टेरेस। They are used for the safe disposal of excess run of high rainfall area and regions where the clay soil is relatively impervious, है ना। मतलब ग्रेडेड बंड्स क्या है, जो भी हमारे टेरेस एरिया है ना,
वहाँ पे वाटर की माने कि जो रेनफॉल है या फिर जो रन ऑफ है उसके सेफ डिस्पोजल के लिए या एक्सेस जो है उसके रिमूवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडेड बर्न का यूज़ करते हैं। ठीक, जहाँ पे जो क्लेई सॉइल है उसका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी, जो डिटैचेबिलिटी वाला क्वेश्चन था हमारा पार्ट ए में, उसमें हमने देखा था कि जो क्ले पार्टिकल्स है उनका डिटैचेबिलिटी जो इंडेक्स है वो कम होता है एज़ कंपैरिजन टू अदर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल मूवमेंट इन विंड इरोजन। विंड इरोजन में किस किस तरीके से सॉइल मूवमेंट होता है, तो सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप, ये तीनों क्या हैं, हमारे सॉइल मूवमेंट के प्रोसेस हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्या है, नेम एनी 4 सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में 4 सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने दिया है या फिर जो सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो चल रहा है हमारे इंडिया में, उसका नाम अपने को लिखना है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ रिवर कोपिली, जो कोपिली रिवर है उसके साइड में कंजर्वेशन का जो हमारा चल रहा है प्रोग्राम वो। थर्ड है AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। फोर्थ है WDPSCA वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसमें नेशनल लेवल पे जो एग्रीकल्चर है उसका प्रमोशन होता है ना, ताकि हमारा सॉइल जो है वो कंजर्व हो सके। जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ रिवर कोपिली है, तो जो कोपिली रिवर है उसके बैंक्स में क्या है, जो कंजर्वेशन के लिए कैचमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जा रहा है। थर्ड है हमारा जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है ना, मतलब कि क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोग्राम रन हो रही है जिसमें इरिगेशन के बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, फिर है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक एरिया का यूज़ करके हम लोग उसको जब रिप्लेनिश होने के लिए छोड़ते हैं और दूसरे एरिया पे कल्टीवेशन करते हैं, तो उन सब के अंदर जो वाटरशेड का डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका यूज़ बताया जा रहा है। ठीक, ये क्या हुए हैं, हमारे 4 सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम हो गए इंडिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटूर बर्न एंड ग्रेडेड बर्न, है ना। तो कंटूर बर्न क्या होता है और ग्रेडेड बर्न क्या होता है। कंटूर बर्न आर डिफाइंड एज बर्न दैट आर बिल्ड अलॉन्ग द कंटूर्स विथ स्मॉल डेविएशन टू रिस्पॉन्ड द प्रैक्टिकल सिचुएशन. Graded burn are those that have a slight incline to them. By holding run of water in the watershed, it help to decrease soil erosion. जो कंटूर बर्न होता है ना, ये हमने पहले भी देखा, जो स्लोपी एरियाज होते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग कंटूर के अलॉन्ग बनाते हैं। ब्लैंक्स में भी हमने देखा था अलॉन्ग द कंटूर, है ना। तो कंटूर के अलॉन्ग इसका फॉर्मेशन होता है ताकि अगर कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन भी आती है तो उसमें ये रिस्पॉन्ड हो सके। और जो ग्रेडेड बर्न होता है इसमें थोड़ा सा झुकाव होता है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, इस क्या करता है, जो रन ऑफ है उस वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक, और जो सॉइल इरोजन है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कंटूर बर्न क्या होता है, डेविएशन के साथ होता है, और ग्रेडेड बर्न इंक्लिनेशन के साथ होता है। ठीक है, क्लियर है। अब डिफाइन LS फैक्टर इन USLE, तो इसको हमने पार्ट बी में भी देखा था USLE। अब उसके बारे में कि वो होता क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो LS सबसे पहले है क्या, तो लेंथ ग्रेडियंट फैक्टर है। ठीक है, तो द LS फैक्टर रिप्रेजेंट्स अ रेशियो ऑफ सॉइल लॉस अंडर गिवन कंडीशन to that at a site with the standard slope stiffness of 9% and slope length of 22.13 meter. The steeper and longer the slope, the higher the risk of erosion. सबसे पहले जो LS है वो क्या है, लेंथ ग्रेडियंट है ना। तो LS फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक गिवन कंडीशन में सॉइल का जो लॉस है उस रेशियो को बताता है हमारा LS फैक्टर, है ना। जो स्टैंडर्ड इसका मेज़र है वो क्या है कि स्टिफनेस, मतलब कि जो झुकाव है वो कितना होना चाहिए 9%, और जो स्लोप का लेंथ है
वो कितना होता है हमारा 22.13 मीटर, यानी कि 72.6 फीट्स। ओके, अब द स्टीपर एंड द लॉन्गर द स्लोप द हायर द रिस्क ऑफ इरोजन। जितना ज़्यादा स्टीपर रहेगा हमारा स्लोप और जितना ज़्यादा लंबा रहेगा इरोजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, हमको ये समझ आता ही है कि जैसे अगर ऐसा है और ऐसा है स्लोप, तो इसमें हमारा इरोजन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टीपर नहीं है। पर इसमें हमारा इरोजन, क्योंकि वाटर की जो स्पीड है वो भी इसमें बढ़ेगी, तो इसमें हमारा इरोजन फास्ट होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लंबा रहेगा स्लोप और जितना ज़्यादा स्टीपर रहेगा इरोजन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ही कम होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ गली। जो गली इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन का टाइप जो मैंने बताया था 3, तो गली इरोजन कितने टाइप के होते हैं उसको हम लोग को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले ये 3 तरीके से क्लासीफाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे जो गली है उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है। ठीक है, तो 3 तरीके का होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल मतलब जिसका डेप्थ 1 मीटर से कम है। ठीक, और जो ड्रेनेज एरिया है वो 2 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, मीडियम मतलब जिसका डेप्थ 1 to 5 मीटर है। ठीक, और जो ड्रेनेज एरिया है वो 2 to 20 है। लार्ज मतलब जिसका डेप्थ मोर देन 5 है। ठीक, और जो ड्रेनेज एरिया है वो कितना है, मोर देन 20 हेक्टेयर है। ठीक है, क्लियर है? ये हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्या क्या है, सबसे पहले यू शेप्ड, फिर वी शेप्ड, फिर ट्रेपेजॉइडल गली। तो यू शेप्ड में जो इरोजन के कारण जो गली का फॉर्मेशन होता है वो एक यू के शेप में हो जाता है। ठीक है, टॉप सॉइल से हमारा सब सॉइल की ओर मूवमेंट। और वी शेप्ड में जो गली है वो वी शेप का फॉर्म हो जाता है। ठीक, और ट्रेपेजॉइडल में एक ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में ये ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में ये अकर होता है। तो ये होता है हमारा साइज शेप के बेसिस में। हमने देख लिया शेप और साइज। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस ऑन कंटिन्यूएशन। एक होता है कंटिन्यूअस गली, एक होता है डिसकंटिन्यूअस गली। कंटिन्यूअस गली में एक मेन चैनल होता है, उससे बहुत सारे चैनल्स और ऐसे इंक्लूडेड होते हैं। और जो डिसकंटिन्यूअस है ये लॉन्ग टर्म तक क्लियर एक स्ट्रेट वे में चलते रहता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा गली का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से, एक बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ शेप और बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है ना। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, इज द मेथड ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द वेरी सेम फील्ड in distinguishable strips or patches, generally alternately in alternate rows of careful sown crop like hay, wheat or other grain with row crop like corn, soybean, cotton and sugar beet. स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब एक सेम पीस ऑफ लैंड में अलग अलग स्ट्रिप्स में हम लोग अलग अलग क्रॉप्स का जब कल्टीवेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक में वीट लगा दिए, दूसरे में हम लोग कॉर्न लगा दिए, सोयाबीन लगा दिए, कॉटन लगा दिए, इस तरीके से। ठीक, जैसे कि ये हमारा फील्ड हुआ है ना। अब इस फील्ड में एक स्ट्रिप हमने लगाया है वीट का, दूसरा हम लोग लगा रहे हैं सोयाबीन का, हम लोग लगा रहे हैं कॉर्न, है ना। तो ऐसे में क्या होता है हमारा, अगर एक क्रॉप फेलियर हो जाता है हमको दूसरे क्रॉप मिल जाता है ना। हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक, तो ये होता है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग कि एक ही पीस ऑफ लैंड में जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट स्ट्रिप्स में लगाते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर है हमारे पास व्हाट इज सीड इरोजन। सीड इरोजन क्या होता है। ठीक, तो ये भी हमने पार्ट बी में देखा था कि इरोजन के कितने तरीके होते हैं, शीट, गली, रिल। तो गली रिल हम वहाँ पे देख लिए थे, अब हम लोग देखते हैं सीड इरोजन क्या होता है। ठीक है, तो सीड इरोजन क्या है, seed erosion occurs as a shallow sheet of water flowing over the ground surface, resulting in the removal of uniform layer of soil from the soil surface.
सीट इरोजन अकर्स व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन। देखो सीट इरोजन मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, उसमें से एक सीट का पूरा रिमूव हो जाना। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, इसमें से क्या हो रहा है, एक सीट ही हमारा क्या हुआ, डिटैच होके फ्लो हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीट इरोजन। तो मतलब एक यूनिफॉर्म लेयर निकलते, ठीक है, इतना लेयर हमारा निकल गया, तो ये हुआ हमारा सीट इरोजन, ठीक है। अब सीट इरोजन होता कब है, जब जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो इनफिल्ट्रेशन से ज़्यादा होता है। इनफिल्ट्रेशन मतलब जितना हमारा सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा जब हमारा रेनफॉल हो रहा है तो उससे होगा सीट इरोजन, ठीक है। ये ख़त्म हुआ हमारा पार्ट सी। अब हम लोग देखेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इरोजन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरोजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेनिंग वाटर इज द वन ऑफ मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, सम सॉइल इरोजन कॉज आर मेंशन बिलो। सबसे पहले जो मेन सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है वो क्या है, रनिंग वाटर, मतलब कि जो वाटर फ्लो हो रहा है उससे सॉइल इरोजन ज़्यादा होते हैं। और कुछ और फैक्टर्स क्या क्या हैं, ड्यू टू सॉइल टेक्सचर, स्लोप, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन। सॉइल टेक्सचर, तो जब सॉइल टेक्सचर क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है, ठीक है, मतलब सॉइल में ज़्यादा स्मॉल ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं और ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है सॉइल का, तो वो जल्दी से इरोड हो जाता है, मतलब फ्लो हो जाता है, ठीक है। फिर स्लोप, सॉइल प्रेजेंट इन स्टीपर स्लोप मोर देन सॉइल प्रेजेंट एट प्लेन लेवल ऑफ द ग्राउंड। हमने पहले भी देखा कि जितना ज़्यादा स्टीपर रहेगा उतना ज़्यादा इरोजन होगा, ठीक है। इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, more intense rain more erosion, this can be a bit slow if there are more trees present in the land as the root of plants hold soil in the firm manner। देखो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ना, तो इसका मैकेनिज्म जो हमने देखा था वाटर इरोजन का वही होगा। जितना रेनफॉल की इंटेंसिटी हाई होती है वो मॉलिक्यूल्स को अपने साथ उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। लेकिन एक चीज़ हमने और पढ़ा ग्रास्ड वाटर वेज या फिर ट्रीज़ के बारे में, तो जितना ज़्यादा हमारे फील्ड में ट्रीज़ प्रेजेंट रहेगा उसके रूट्स सॉइल की पार्टिकल्स को उतनी बाइंड करके रखेंगी, तो क्या होगा, जो इरोजन का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ग्रास्ड वाटर वेज है तो ये भी हमारे जो वाटर है उसकी स्पीड को क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है। तो इससे भी इरोजन कंट्रोल होता है। फिर है हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि जितनी भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, डिफॉरेस्टेशन, रोड्स एंड अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आर फ्यू मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उसके कारण जो भी इरोजन होता है ना, या फिर डिफॉरेस्टेशन है, रोड्स का फॉर्मेशन है, अर्बनाइजेशन है, इन सब के कारण जो इरोजन हो रहा है ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज करती हैं। उसके बाद है हमारा डिफॉरेस्टेशन, mismatched utilization of soil resources like the removal of forest cover cause soil erosion heavily due to increased land demand. The human is more into deforesting lands. Trees roots act as a binder as the top layer of soil. डिफॉरेस्टेशन मतलब देखो जो ट्रीज़ हैं ना, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, सॉइल की अपर लेयर को बाइंड करके रखती हैं, है ना, रूट से अटैच करके रखती हैं। पर जब डिफॉरेस्टेशन होता है मतलब हम लोग प्लांट्स को कट कर दे रहे हैं ना, तो वो बाइंडिंग ख़त्म हो जा रही है जिससे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हुए इरोजन के। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है ना, पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ अवर क्रॉप्स एंड नियर बाई इकोसिस्टम इज टू reduce soil erosion. The different soil erosion types are explained below. Raindrop और splash erosion, सीट इरोजन, रेल इरोजन। तो तीन तरीके के इरोजन होते हैं। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रेल इरोजन, ठीक है। अब स्प्लैश इरोजन क्या है, द इरोजन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन द सॉइल सरफेस लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रम्स स्ट्रक्चर इज नोन एज रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन। तो रेन ड्रॉप इरोजन क्या है,
तो जब रेन ड्रॉप फॉल करती हैं, है ना, तो जो हमारा सॉइल सरफेस है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, क्रम्स स्ट्रक्चर माने कि जो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेशन जो सॉइल का फॉर्म रहता है स्मॉल स्मॉल, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेन ड्रॉप या फिर स्प्लैश इरोजन। फिर है हमारा सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या है? इज़ द यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल in thin layer from the land surface caused by wind. Land area with loose shallow topsoil overlying compact soil are most prone to seed erosion. seed erosion में हमने अभी ही देखा कि एक क्या होता है, वाटर की हैवी इन्फेस्टेशन या फिर विंड की हैवी इन्फेस्टेशन के कारण एक यूनिफॉर्म लेयर रिमूव हो जाता है सॉइल से, उसको हम लोग बोलते हैं सीड इरोजन, ठीक है। अब रील इरोजन। तो रील इरोजन क्या है? Reel erosion is a form of water erosion in which the erosion takes place through numerous narrow and more or not so straight channels called streamlets or head cuts. Reel is the most common form of erosion which you can also observe during heavy rain. रील इरोजन क्या होता है? वाटर इरोजन का ही एक टाइप है, ठीक है, जिसमें इरोजन किसके कारण होता है? जो कि हमारे डिस्टर्ब्ड चैनल्स होते हैं, मतलब स्ट्रेट चैनल्स नहीं रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टीम बने हुए रहते हैं, जिसके कारण जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण होता है हमारा रील इरोजन, ठीक है। रील इरोजन जो है ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इरोजन है। इसमें हमने क्या देखा था कि कर्वी कट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सॉइल में कर्वी कट्स बन जाती हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें और दो टाइप का क्या है? गली इरोजन और स्टीम बैंक इरोजन। गली इरोजन में मैंने क्या बताया था? occurs due to run off or surface water causing the removal of soil with drainage line. Gullies when started once will move by headward erosion or even by stumping of side walls unless the until proper steps will be taken in order to stabilize the disturbance. अब है steam bank erosion. Bank erosion is nothing but washing up away from banks of a stream or a river. It is different from the erosion of the bed of watercourse that is referred to as scouring. This type of erosion is called stream bank erosion. देखो गली इरोजन, ठीक है, तो हमने क्या देखा? रील इरोजन में कर्वी कट्स बन जाते हैं, पर गली इरोजन में क्या होता है? डीपर कट्स बनते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है पार्ट सी में, ठीक। तो गली इरोजन क्या होता है? जो हेडवर्ड मूवमेंट होता है सॉइल का, वो जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है तो हमारे सॉइल में डीपर कट्स बन जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। ये भी रन ऑफ वाटर के कारण होता है, जिसमें से हमारे सॉइल का अपर लेयर रिमूव हो जाता है। और जो स्टीम बैंक इरोजन है, स्ट्रीम बैंक इरोजन, ये वर्ड से ही समझ आ रहा है, जो भी स्ट्रीम्स हैं यानी कि जो रिवर्स हैं या कैनल्स हैं, है ना, उनके जो बैंक पे इरोजन हो रहा है, उनके किनारों पे जो इरोजन हो रहा है ना, जो वॉशिंग अवे हो जा रहा है हमारे स्ट्रीम बैंक्स का, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम बैंक इरोजन, ठीक है। अब है हमारा थर्ड, स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग ग्रास्ड वाटरवेज। ग्रास्ड वाटरवेज क्या होता है ये हमने पहले ही देखा। अब उसको हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सेपिंग, फिर है हमारा ग्रास प्लांटिंग, ब्लास्टिंग, फिर प्लेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेपिंग। The shaping of waterways should be done as evenly as possible. If there is any sudden fall or sharp turn, then they must be eliminated except in the area where structure is planned to install in the waterway. In addition, the grade should also be shaped according to the design plan. Also, the stone and stumps which are likely to interfere the discharge rate must be removed. शेपिंग का मतलब जिस शेप पे अपने को उस ग्रास वाटरवे को फॉर्मेट करना है ना, एक रेक्टेंगुलर शेप पे, या हमारा जो देखो मतलब कि हमारा जो वे है वो इस तरीके से है या इस तरीके से है या इस तरीके से है, इस चीज़ को अपने को क्या करना है? शेपिंग करना है वहाँ पे, है ना। कैसे करेंगे हम लोग? जिस एरिया पे भी अपने को इंस्टॉल करना है उसको हम लोग को पहले एक बाउंड्री टाइप का क्रिएट करना होगा, जिससे हमको क्लियर हो जाए कि अपने को इसमें ग्रास्ड वाटरवेज बनाना है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे सॉइल की थोड़ी थोड़ी सी डिगिंग करेंगे, मतलब खुदाई करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा ग्रास प्लांटिंग। ग्रास प्लांटिंग क्या हुआ? आफ्टर शेपिंग द वाटर चैनल्स
The planting of grass is very important. Priority should be given to the local species grasses. The short forming or rhizome grass are more preferable as compared to tall bunch type grass. ग्रास प्लांटिंग क्या हुआ, एक बार जब हम लोग सॉइल की डिगिंग कर दिए, मतलब शेपिंग कर दिए, तब हम लोग उसमें ग्रास को प्लांट करेंगे, है ना। तो ग्रास प्लांट के लिए क्या होगा, जो लोकल स्पीसीज़ हैं उसको हमने को ज़्यादा बढ़ावा देना है, और ऐसे ग्रासेस जिनमें शॉर्ट बनते हैं या फिर राइजोम बनते हैं, उन ग्रासेस को हमको ज़्यादा प्रीफर करना है कंपैरिजन जिनमें जो टॉल होते हैं और बंच टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमको राइजोम वाले को ज़्यादा प्रीफर करना है। फिर ब्लास्टिंग is done in that locality where rock are readily available adjacent to sites and waterways gradient is very steep. Blasting is generally recommended for the waterway on small farms. ब्लास्टिंग क्या होता है कि जो रॉक्स वगैरह जिस लैंड में अपने को कहीं पे क्रिएट करना है ना वाटरवे, अब वहाँ पे रॉक अवेलेबल है तो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, मतलब उन रॉक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग वहाँ पे अच्छे से वाटरवेज क्रिएट कर सकें। फिर प्लेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉप आर एसेंशियल इन दैट कंडीशन वेयर देर इज सडन फॉल इन द वाटरवे फ्लो पथ, because at this condition there is possibility of soil scoring due to falling of water flow from a higher elevation to lower elevation point। ये क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपने को क्या करना है उसमें प्लेस करना है, ताकि जो भी वाटर वे का हम जो भी वाटर वेज हैं, है ना, हमारे जो ग्रास के फ्लो पथ है उसमें उसकी वेलोसिटी कम हो सके वाटर की, और हमारा जो इरोजन है वो कंट्रोल हो सके। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट अबाउट विंड इरोजन कंट्रोल मेजर्स। विंड इरोजन क्या होता है हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। अब विंड इरोजन मतलब पिछले क्वेश्चंस में देखे, अब विंड इरोजन को अपने को कंट्रोल कैसे करना है इस चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले परमानेंट सॉइल कवर क्रॉप्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रेसिड्यू, मिनिमम टिलेज, शेल्टर बेल्ट, फेंसेस। हम लोग क्या करेंगे, पहले मेजर है हमारा कवर क्रॉप। तो जो हमारा लैंड है उसमें अगर हम लोग अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम पे फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कोई ऐसे क्रॉप को उसमें शो कर देते हैं या कल्टीवेट कर देते हैं जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होगी प्लस इरोजन भी नहीं होगा। हम लोग को उसमें कोई बेनिफिट इकोनॉमिकल बेनिफिशियल से नहीं करना है उसकी कल्टीवेशन, हम लोग सिर्फ उस लैंड को कवर कर रहे हैं ताकि हमारा लैंड क्या रहे, सेफ रहे, ठीक। फिर है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हमने देखा क्या होता है, एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को अलग अलग स्ट्रिप्स में जब कल्टीवेट करते हैं, जिससे क्या होता है वाटर की वेलोसिटी भी कम होती है प्लस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, हमारा सॉइल जो है वो रूट से होल्डेड रहता है। तो ये सब इरोजन को कंट्रोल करता है। जो क्रॉप रेसिड्यू मतलब कि जो हम लोग कट करते हैं उसके बाद हमारे क्रॉप्स में जो भी रेसिड्यू बचते हैं, मतलब जो स्टबल्स वगैरह बचते हैं, वो हम लोग फील्ड में छोड़ देते हैं ताकि हमारा सॉइल क्या रहे, उससे बाउंडेड रहे। मिनिमम टिलेज, तो हम लोग टिलेज को क्या करेंगे, जो हम लोग टिलेज प्रैक्टिस करते हैं इसको मिनिमम करेंगे, मतलब बहुत कम करेंगे, जिससे हमारा सॉइल का जो पार्टिकल है वो एकदम लूज एग्रीगेट में ना हो बट बाउंडेड हो, जिसके कारण इरोजन कंट्रोल होगा। फिर शेल्टर बेल्ट क्या होता है, हम लोग लिविंग मटेरियल जैसे कि ट्रीज़ वगैरह से हमारे जो भी एरिया है, फील्ड है, उसका बाउंड्री क्रिएट करते हैं ताकि विंड की वेलोसिटी रेड्यूस हो, ठीक। और विंड की वेलोसिटी जब रेड्यूस होती है तो इरोजन कंट्रोल होता है। उसके बाद फेंसेस, तो हमारा जो फील्ड एरिया है उसमें हम लोग फेंस लगाएंगे, मतलब कि उसका घेराव कर देंगे ताकि वहाँ पे वेलोसिटी कम हो। ये कैसे होगा, जैसे कि ये अपना फील्ड है ना, ये अपना फील्ड है, अब अपन इतने हाइट पे इसमें फेंस लगा दी, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर विंड जाना भी है तो ये ऐसे क्रॉस करके जाएगा, है ना, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, विंड की कम हो जाती है और उसका इरोजन जो है वो कंट्रोल हो जाता है या फिर मिनिमाइज हो जाता है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ गली। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो गली का फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज़ को अपने को बताना है। तो मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है ना, बट वी सी इट अगेन।
The development of gully is an gully erosion occurs when water is channeled across unprotected land and washes away the soil along the drainage line. Under natural condition, runoff is moderated by vegetation, which generally holds the soil together, protecting it from excessive runoff and direct rainfall. देखो, गली इरोजन क्या होता है? जब हमारा कोई सॉइल है, ठीक है, वो अनबाउंड है या अनप्रोटेक्टेड कंडीशन में हमारा लैंड, हमारा फील्ड प्रेजेंट है, तो उस फील्ड में क्या होगा, जब वाटर हाई वेलोसिटी से एंटर करेगा तो अपने मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। अब जब मॉलिक्यूल्स उसके साथ ट्रेवल होते जाते हैं, वाटर के साथ ट्रेवल होते जाते हैं, किसी भी वाटर या विंड के साथ क्या होते हैं, ट्रेवल होते जाते हैं, है ना, मेनली वाटर के साथ ट्रेवल्ड हो जाता है, तो वो बीच में क्या होता है, डीपर कट बनते जाता है। अब उस कट से और ट्रेवल होते जाएगा तो गली का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो हमारा कट है, जैसे कि ये हमारा सॉइल हुआ है ना, तो इसमें एक डीप कट बन जाता है, ठीक, गड्ढा टाइप ये हुआ हमारा, ये पूरा गली का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण हमारा गली का फॉर्मेशन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सॉइल है वो अनबाउंड या फिर अनप्रोटेक्टेड कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ या फिर राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसको अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो दो तरीके के मेथड होते हैं, माइक्रो कैचमेंट और मैक्रो कैचमेंट, ठीक है। माइक्रो कैचमेंट मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग फार्म पे यूज़ कर रहे हैं या फिर रूफ टॉप पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब माइक्रो कैचमेंट को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो क्लासिफिकेशन में। पहला है हमारा ऑन फार्म सिस्टम, दूसरा है रूफ टॉप सिस्टम। तो जो रूफ टॉप सिस्टम है, ये क्या हुआ, हम लोग हमारे जो भी शेल्टर है उसके रूफ पे कर रहे हैं, मतलब छत पे जो मतलब कैचमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हुआ रूफ टॉप सिस्टम। दूसरा है हमारा ऑन फार्म सिस्टम। ऑन फार्म सिस्टम में हम लोग फार्म में, जो हमारा फार्म है या जो हमारा लैंड है, उसके अंदर कैसे कैसे कैचमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो क्या कर सकते हैं, कंटूर रिजेस मतलब कि रिड्स का फॉर्मेशन, पिट्स का फॉर्मेशन मतलब छोटे छोटे गड्ढों का फॉर्मेशन ताकि वाटर स्टोर होए, रन ऑफ स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन। स्ट्रिप्स हमने इसको पहले ही डिस्कस किया कि वाटर की वेलोसिटी क्या करता है, कम कर देता है। फिर मैस्केट्स का फॉर्मेशन, सेमी सर्कुलर बर्न्स का फॉर्मेशन, बर्न्स भी मैंने बताया हुआ है पहले। फिर रन ऑफ बेसिन्स का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिन क्या करेगा, वाटर को स्टोर करके रखेगा। जो इंटर रो सिस्टम है उसका फॉर्मेशन करेंगे। और कंटूर बेंचेस बनाएंगे। कंटूर बेंचेस मतलब ये क्या करता है, वाटर को एग्रीकल्चर के लिए होल्ड करके रखता है और वेलोसिटी को कम करता है, जिससे वाटर की हार्वेस्टिंग होगी। फिर हम लोग देखेंगे मैक्रो कैचमेंट। मैक्रो कैचमेंट में क्या होता है, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, वाडी बेड सिस्टम और ऑफ वाडी सिस्टम, ठीक है। वाडी बेड सिस्टम में क्या होता है, स्मॉल फार्मर जो रिजर्वायर क्रिएट करते हैं, है ना, या कल्टीवेटर्स जो होते हैं, कल्टीवेशंस के लिए जो कंजर्वर हम लोग का बनता है या रिजर्वायर बनता है, वो वाडी बेड सिस्टम में आता है। ऑफ वाडी बेड सिस्टम में क्या आता है, जो भी वाटर स्प्रेडिंग मेथड्स हैं, लार्ज बर्न्स हैं, टैंक्स हैं, हिल साइड जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, वो सब आता है हम लोग का ऑफ वाडी बेड सिस्टम में। ये हुआ हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के दो मेथड्स। अब हम लोग देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बेंच टेरेसिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग क्या होता है और बेंच टेरेसिंग के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, ठीक। तो बेंच टेरेसिंग आर अ सीरीज ऑफ लेवल और वर्चुअली लेवल स्ट्रिप्स रनिंग अक्रॉस द स्लोप एट वर्टिकल इंटरवल सपोर्टेड बाय स्टेम बैंक और राइजर। बेंच टेरेसिंग क्या होता है, एक लेवल है, ठीक है, सीरीज ऑफ लेवल है जिसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स हमारे स्लोप के अलॉन्ग बहुत सारे स्ट्रिप्स बने हुए रहते हैं, जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्टिकल इंटरवल पे बने हुए रहते हैं, जो हमारे वाटर के फ्लो को रिड्यूस करते हैं और वाटर होल्ड करके रखते हैं, जिससे अपना कंजर्वेशन होता है। कैसे होता है, जैसे कि ये अपना स्लोप है ना, तो बेंच टेरेसिंग में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का इसको क्रिएट कर देंगे, तो ये करेगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा। और हमने क्या पढ़ा कि एक पर्टिकुलर वर्टिकल इंटरवल में बेंच टेरेसिंग होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या हैं, तो
दो पर्पस में हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक तो स्लोप के अकॉर्डिंग और पहला हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड बेंच टेरेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो किस पर्पस से ये हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तीन तरीके में क्लासिफाइड है। सबसे पहले हिल टाइप बेंच टेरेस, इरिगेटेड बेंच टेरेस, ऑकर्ड बेंच टेरेस। ठीक, तो हिल टाइप बेंच टेरेस में क्या है, हिली एरियाज़ में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, जो इरिगेटेड है ये इरिगेटेड कंडीशन में यूज़ किया जाता है, और जो ऑर्कर्ड है ये जो विड्थ है हमारे फील्ड का ये जब नैरो रहता है और इंडिविजुअल ट्रीज़ के लिए जब रहता है तब हम लोग यूज़ करते हैं ऑकर्ड बेंच टेरेसिंग। अब है हमारा बेंच टेरेसिंग आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ बेंच। तो जो बेंच है हमारा उसके स्लोप के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। कितने तरीके में, तो तीन तरीके में। पहला जो बेंच टेरेसिंग है वो आउटवर्ड स्लोप हो, फिर दूसरा बेंच टेरेसिंग का स्लोप इनवर्ड हो, अब जो बेंच टेरेस है उसका लेवल टॉप लेवल पे हो। ठीक है, क्या हुआ, आउटवर्ड स्लोप में हो, है ना, इस तरीके के स्लोप में हो, इनवर्ड स्लोप में हो, और क्या है, टॉप लेवल के स्लोप पे हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे तीन तरीके का बेंच टेरेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, और हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब एक नोट है कि जो भी पार्ट डी के आंसर्स हैं, मानी कि जो शॉर्ट्स आंसर हैं, जैसे कि सेवेंथ आंसर तो आपका इनफ है, सिक्स्थ आंसर इनफ है, आपको इसमें एक्सप्लेन करना है बस, है ना। और जैसे कि जो फोर्थ आंसर हो गया, फिफ्थ आंसर हो गया, तो इन आंसर को सिर्फ आपको इन क्वांटिटीज़ पे फोकस नहीं करना है। जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं एक्सप्लेन करते टाइम आपको उन पे भी फोकस करने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक लॉन्ग वे में आंसर लिख सको। क्योंकि पार्ट डी में जो आंसर रहता है आपका वो 4 नंबर का रहता है, तो आपको इस तरीके के शॉर्ट आंसर नहीं लिखने हैं। मैंने शॉर्ट आंसर लिखा है आपको समझाने के लिए, बट आपको एग्ज़ाम में ऐसे शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है ना, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने AENG 5121 को कवर किया। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी विद इट। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जितना से जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करें, ताकि मैं आपको और ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।